अस्सलामुअलैकुम, इकोनोवाइज के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत। जिनका नशा टूट रहा था, मैंने इतनी दफ़ा बताया आपको कि अली 2 हफ्ते की छुट्टी पे हैं और उसकी वजह ये है कि उन्होंने 3 एपिसोड इकट्ठे कर दिए थे, तो वो अब रेस्ट कर रहे थे, अब वापस आ गए हैं। थैंक यू आपका। और इंट्रो। अच्छा अली, पहला सवाल सुपर टैक्स को लेके। अमूमन जितने टैक्स लगते हैं वो इवेंचुअली बायर तक पहुंच जाते हैं, तो ये जो सुपर टैक्स है इससे सिर्फ इंडस्ट्री को वो जो पैसे कमाते हैं उनको फर्क पड़ेगा या ये भी इवेंचुअली हम तक आएगा? डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री किस तरह की है। सो वो चीज़ें जिनकी बेसिकली डिमांड इन इलास्टिक है वहाँ पर ये बायर तक पहुँच जाएगा, और जहाँ डिमांड इलास्टिक होती है यानी कीमत बढ़ने से लोग ख़रीदना ख़त्म कर देते हैं, वहाँ फिर ये इंडस्ट्री एब्जॉर्ब करेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये काफ़ी खबरें आ रही हैं कि जो लेवी है पेट्रोल की वो कोई फौरी तौर पे 50 रुपये बढ़ाने लगे हैं। ये फौरी तौर पे 50 रुपये बढ़ाने लगे हैं या आहिस्ता आहिस्ता करके? नहीं, बजट में 50 रुपये की प्रोविजन रखी गई है, लेकिन आई थिंक इसके जो मैकेनिज्म था अभी तक वो ये है कि बेसिकली अभी से लेकर दिसंबर तक 5-5 रुपये बढ़ाई जाएगी और जनवरी ऑनवर्ड्स फिर इसको 50 रुपये कर दिया जाएगा। कोई इस तरह की चीज़ थी, बट मतलब अगेन हालात पे आई थिंक बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अच्छा, अभी फिलहाल IMF का टारगेट तो उस प्लान से पूरा होता था जो इन्होंने इनिशियली दिया था। बिल्कुल ठीक है। तीसरा सवाल ये है कि हमने वो जो कुछ चेंजेस की हैं बजट पेश करने के बाद, मसलन जो 50,000 बल्कि लाख रुपए तक ज़ीरो टैक्स था, अब 50,000 से ऊपर 2.5% टैक्स है, अप टू 100,000। तो एक तो ये कि ये जो टैक्स है ये अगर आपकी 75,000 रुपया तनख्वाह है तो ये 75,000 पे 2.5% है। नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल, अब जितनी चेंजेस होनी थी वो हो चुकी हैं या अभी IMF ने और चेंजेस भी बता सकता है वो? अच्छा, जहाँ तक तो है ना 2.5% वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है, जिसका मतलब ये होता है कि एक लिमिट से ऊपर जो कुछ है आप बस उसके ऊपर वो देते हैं 2.5%। सो मतलब अगर लाख से ऊपर से 12%, 12.5% आपने देना है तो लाख तक की इनकम पे आप पिछला टैक्स रेट देंगे और लाख से ऊपर पे आप देंगे 12.5%। तो ये जो 2.5% है ये बेसिकली उसी तरह है। यानी आपकी अगर 75,000 रुपये तनख्वाह है तो आपने 2.5% देना है 25,000 आपने नहीं देना, सरकार ने लेना है आपसे। बिल्कुल ठीक है, सरकार ने लेना है हाँ। 25,000 पे, 75,000 पे नहीं। हाँ जी, तो वो वेरी करेगा। मतलब जिसकी 55,000 है उस पर 2.5% 5,000 का होगा, और जिसकी लाख है उस पर 50,000 का होगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा मेरा सवाल कि अब फाइनली IMF से कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया है कि अभी भी नहीं हुआ? अच्छा, मेरा ख्याल है ये राउंड कॉन्ट्रैक्ट का तो हो गया है, मतलब इसमें तो अब कोई शक नहीं रह गया। IMF ने जो बेसिकली मेमोरेंडम भी शेयर कर लिया है, जो मोरलेस, जिसका मतलब यही होता है कि बस अब वो ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ रह जाती हैं, बोर्ड का वोट होगा और उसके बाद पैसे पूसे आ जाएंगे 2 बिलियन के आसपास। बट IMF से 2 चीज़ें हैं अभी जो जिन पे, एक तो पाकिस्तान ने IMF के प्रोग्राम में 1 साल की एक्सटेंशन मांगी है और 3 बिलियन आई थिंक कहा है कि इसको एक्सटेंड कर दें। 6 बिलियन का प्रोग्राम था ये वाला, वो कह रहे हैं कि जी हम इसको साल एक्सटेंड करना चाहते हैं और आप 6 की जगह हमें $9 बिलियन दें, तो 3 बिलियन की एडिशनल ट्रांचेस इसमें ऐड कर रहे हैं। तो एक अभी मेरा ख्याल है उसके ऊपर फैसला होने वाला है। एक ज़ाहिर सी बात है जो इसी प्रोग्राम का फाइनल रिव्यू आई थिंक 1.1 बिलियन का तकरीबन बनता है वो, उसका भी मैकेनिज़्म, मोडेलिटीज़, उसकी कंडीशन वगैरह है। वहाँ गोट एक चीज़ पे फंसा हुआ है, उसकी हम ना ही बात करें तो अच्छा है। मतलब हमारी अपनी सेहत के लिए भी अच्छा ही है कि हम IMF हमसे जो मांग रहा है उसकी ना बात करें तो अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। और अभी मुझे पता लगा है कि कल परसों जितने हमारे ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक के अफसरान को एक सैलरी एक्स्ट्रा मिली है, बोनस। सरकार जिंदाबाद, बहुत पैसे हैं पाकिस्तान के पास, तो इसलिए हमें ऐसे करना चाहिए, करते रहना चाहिए। 2 देनी चाहिए, 10 देनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल फिर ठीक। बाद में और निचोड़ना चाहिए लोगों को, अच्छी बात है। ये जाहिर है हमारा तो बहुत बुरा हाल है, कुछ मुल्क हैं जिनका हमारे से भी बुरा हाल है, लेकिन ओवरऑल दुनिया में क्या हालात है? अच्छा, ये जो है ना, इस सवाल का जवाब देने से पहले ना मैं कुछ वजाहतें करना चाहता हूँ। ठीक है, एक वजाहत तो मैं ये करना चाहता हूँ कि 2 हफ्ते की मैंने ब्रेक ली, मेरी मतलब एनर्जी लेवल नीचे आ गया वगैरह वगैरह, पता नहीं ये जो है ना, मतलब पहली चीज़ तो ये कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ।
जो एक गलत परसेप्शन इस इंसान ने मेरे बारे में फैलाई हुई है सारी दुनिया में। इकोनॉमिस्ट बनना ना बड़ा आसान काम होता है, और वो क्या बोलते हैं, वो रुखे यार की बातें करें, जुल्फ की रुखसार की बातें करें, मुँह कुलम साज गुले ताज़ा, एब्स्ट्रैक्ट सी बातें करें, आप इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं। इकोनॉमी में मतलब कोई टेंजिबल चीज़ें नहीं। मेरी लाइन है प्राइमरली फाइनेंस, तो मैं मतलब जो बेसिकली ये चीज़ें इनके ऊपर जो बात करता हूँ वो भी फाइनेंस थोड़ा सा टेक्निकल मामला इसलिए हो जाता है बिकॉज अल्टीमेटली आपको चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं। मतलब एक बॉटम लाइन है, उसकी डिटर्मिनेशन होगी, बुक है बैलेंस होगी, प्रोजेक्शंस हैं मीट होगी या जस्टिफाई करनी पड़ेंगी। तो मैं वो हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। मतलब अगर कोई मुझे ये कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, सच्ची बात है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है इसमें कि ब्रेक, वो जो बात की कि जी मैं बहुत थक गया था, ये वो, उसकी वजह ये यार, ये एक ना टेक्निकल चीज़ है। वैसे तो मतलब आपस की बात है, अब तो मैं नहीं देखता को, आज से 10-12-15 साल पहले ना मैं टॉक शो देखता था, ये जो टीवी पे आते थे। तो जब आप चौथे हफ्ते में पहुंचे थे तो एक टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बंदा एक ही बातें बार बार करी जा रहा है। तो जब वो पॉलिटिकल सिचुएशन में जहाँ पर चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं, कोई सोशल इशू होते हैं एटसेट्रा, वहाँ उसकी चीज़, तो यहाँ पर भी ना हमें बहुत ज़्यादा डर इस चीज़ का होगा। मुझे लगना शुरू हो गया था कि बीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो घूमते फिरते ना रेपिटेटिव होती जा रही हैं। तो मेरा तो ख्याल ये है कि इसका ना मतलब हमें मतलब कोई इस तरह का मैकेनिज्म करना चाहिए कि हम 13 एपिसोड्स करें, उसके बाद हम ब्रेक लें, कोशिश करें 4-6 महीने में दुनिया चेंज हो, फिर आएँ 4-6 एपिसोड्स करें, फिर ब्रेक लें। वरना हम ना वही एक रिकॉर्ड की तरह बातें करना शुरू कर देंगे। हम फिर उस तरह की बातें करेंगे, आप भी उनके साथ इमोशनली इन्वेस्ट होकर ट्विटर पे उनको ट्रेंड करना शुरू कर देंगे। अच्छी चीज़ें नहीं है। आप आ जाते हैं उस सवाल की तरफ जो आपने किया कि दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं, दुनिया के हालात बहुत बुरे हैं इकोनॉमिकली। फ्रैंकली अब तो मतलब सेंट्रल बैंक्स की तरफ से ये एडमिशन भी आनी शुरू हो गई है कि हमें समझ नहीं आई अभी तक पूरी तरह के इस सिचुएशन क्या है। और वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इशू जो है ना वो उसमें बदयांती का भी है। उसकी वजह ये है कि आज से को साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले बहुत से लोग ऐसे हैं, और वो आम लोग नहीं, मतलब मेरे जैसे लोग नहीं कह रहे थे, मतलब इवन ऐसे लोग जिनकी बात की रीच है, जिनका इन्फ्लुएंस है मतलब बिजनेस वर्ल्ड में या फाइनेंस, वो भी बता रहे थे कि जी ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ये ख़राबी हैं, और उसकी वजह से हम इवेंचुअली किसी ना किसी स्टेज पे यहाँ तक पहुँचेंगे। अच्छा, अब वो हो गया है। सेंट्रल बैंक्स में भी बाबू लोग बैठते हैं, सरकारी नौकरी है, सीधी सी बात है। तो वो अब कह रहे हैं कि जी हमें अब समझ आनी शुरू, हम गलत थे और अब हमें समझ आनी शुरू हो रही है कि क्या हो रहा है। अच्छा, उसमें वो सीधी सी बात है कि सभी इम्पैक्ट होंगे। अमेरिका इम्पैक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, यूरोप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, किसी हद तक कभी तक, मतलब अगर आप देखें तो जो बेसिकली फार ईस्ट की इकॉनमीज़ हैं ये काफ़ी रेजिलियंस शो कर रही हैं, ये काफ़ी मतलब रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म कर रही हैं इस सेंस में कि फॉर इंस्टेंस बैंक ऑफ जापान है, बैंक ऑफ जापान कह रहा है कि जी अभी हमारे लिए इन्फ्लेशन कोई थ्रेट नहीं है, चाइना की इन्फ्लेशन मैनेजेबल है, साउथ कोरिया इज़ डूइंग प्रीटी वेल। सो ये इकोनॉमीज़ जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले इस तरह नज़र नहीं आ रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि अब मतलब हमारी ज़िंदगियों में ना को पिछले 40-45-50 साल में शायद ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ हुआ है। और वो ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ हुआ है उन ममालिक से जो बेसिकली कॉलोनियल ऑर्डर के ममालिक थे, मोस्टली यूरोपियन, से ये जो फार ईस्ट के ममालिक थे जिन्होंने बेसिकली टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस अचीव किया। सबसे पहले जापान था, उसके बाद फिर चाइना, ताइवान, कोरिया, साउथ कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, मतलब ये वो ममालिक हैं। फिर किसी हद तक देखा जाए तो मतलब सेकंड टियर में इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे ममालिक हैं। तो ये वो ममालिक, वियतनाम जैसे ममालिक हैं। तो ये वो ममालिक हैं जिन्होंने बेसिकली ग्रेजुअली अपनी इकॉनमीज़ को बहुत ज़्यादा डेवलप किया, और उसके नतीजे में इफ़ेक्टिवली अब दुनिया में चीज़ें ये बनाते हैं और ख़रीदते यूरोपियन और अमरीकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रियल वेल्थ ट्रांसफ़र है, भले डॉलर अमेरिका चाहता हो और डॉलर और यूरो जो हैं वो दो बड़ी रिजर्व करेंसीज हों, बट एक्चुअल वेल्थ जो है वो अब ट्रांसफ़र हो चुकी है फार ईस्ट की तरफ। तो एक तो ये चीज़ है जिस वजह से ये लोग ज़रा बेहतर हालत में है।
ऑफ कोर्स अमेरिका और यूरोप जो है वहाँ एडजस्टमेंट्स आएंगी। ये एडजस्टमेंट सबसे पहले यूके में शुरू हुई थी। यूके की मतलब अपनी अक्लमंदियों का, ब्रेग्जिट वगैरह किस्म की चीज़ों का उसमें काफ़ी अमल दखल था। तो वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा ये काम पहले होना शुरू हो गया था। यूरोप इस वक्त काफ़ी मसले में है। 2008 ऑनवर्ड ये सारी इकॉनमीज़ थी तो वल्नरेबल इन ऑल फेयरनेस। मतलब एक इसमें जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी वो ये होगी कि अगर मतलब टेक्निकलिटीज़ में पड़े बगैर प्राइमरली M1 M2 मनी सप्लाई के दो मैयर होते हैं। अगर आप 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद देखें तो जब आप इन मैयर्स को ग्राफ करते हैं, फिर टेक्निकलिटीज़ छोड़ दें, सादा मोटी बात इतनी है कि जो स्टिमुलस पैकेजेस इकॉनमीज़ में भेजे गए थे वो इफ़ेक्टिवली लायबिलिटीज़ को कवर करने के लिए थे, जिसका मतलब ये था कि एक्चुअली वो कोई रियल टेंजिबल इम्पैक्ट उस पैसे का इकॉनमी के अंदर नहीं था। वो जो पिछली बेसिकली कर्जे थे और बुरे कर्जे थे और बुरी लायबिलिटीज़ थी, उनको बेसिकली बैलेंस करने के लिए फेडरल रिजर्व ने अपनी बैलेंस शीट पे उनको डाल दिया, उसके बदले में लोगों को पैसे दे दिए। इवेंचुअली द होल थिंग बैलेंस्ड आउट, और इवेंचुअली किसी एक स्टेज के ऊपर उसको जब ख़त्म करना था तो वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग आनी शुरू हुई। उसको किया, एक दफ़ा करने की कोशिश की। जब उसको एक दफ़ा करने की कोशिश की तो हालात को इतने अच्छे मतलब दिखाई नहीं दिए, उसको फिर वापस रोक दिया गया। बट हालात मामले जो थे ख़राब वो वहाँ के वहाँ थे जहाँ उनको होना चाहिए था। उसके बाद फिर ये हुआ कि बीच में कोरोना आ गया। जब कोरोना आया तो इसने ना एक यूँ कह लें कि सादा लफ्ज़ों में इट एक्चुअली एक्टेड एज अ कैटलिस्ट, और इट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट बिकॉज सबसे पहले तो इसने ये किया कि जब सब चीज़ें लॉकडाउन वगैरह में चले गए तो इट वाइप्ड आउट डिमांड। जब डिमांड वाइप आउट हुई तो उसके बाद आपको याद होगा एक ज़माने में तेल का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो -30 कुछ पे भी, 30 के $40 पे भी ट्रेड हुआ। और ये वो दिन था एक्चुअली, मतलब अगर कभी आज से मुझे कहते ना, एक होती है शॉर्ट टू मिड टर्म हिस्ट्री होती है, एक लॉन्ग टर्म हिस्ट्री होती है। तो अगर बेसिकली आज के 21वीं सदी की शॉर्ट टू मिड टर्म हिस्ट्री जब कभी लिखी जाएगी ना, तो वो अप्रैल 2020 का था या 21 का था, मुझे याद नहीं है, मेरा ख्याल 20 का था। अप्रैल 2020, क्यों, हाँ जी, ट्रम्प सदर था। अप्रैल 2020 का वो दिन जो था 22 के 21 जब सेटलमेंट की डेट होती है, तो वो दिन जो है ना वो एक्चुअली वाटरशेड मोमेंट होगा। मतलब ये वो दिन था जब इफ़ेक्टिवली ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और ग्लोबल ऑर्डर की कन्वर्जेंस हो गई थी। उसकी वजह ये हुई कि जब तेल बिल्कुल वहाँ तक पहुँच गया तो उसके बाद हमने ये भी देखा था कि एकदम लॉकडाउन्स वगैरह को खोलना शुरू कर दिया गया था कि जी अब इसको ज़रा ईज़ करें, और बड़े मसले होने शुरू हो गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इनको ईज़ करना शुरू किया गया, बिकॉज फ्रैंकली कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि एनर्जी मार्केट पूरी की पूरी क्रैश कर जाए। अच्छा, उसका एक नतीजा ऑफ कोर्स ये निकला कि आपको मतलब अपनी कोविड से मुतल्लिक पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट का मतलब मुझे कहते हैं इनडायरेक्ट सपोर्ट ऑयल इंडस्ट्री की तरफ जानी शुरू हुई। ओपेक ने कट लगाने शुरू किए। लेकिन उसमें एक और चीज़ ये हुई कि जो बेसिकली एनर्जी कंपनीज थी, इन्होंने नए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना रोक दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपकी प्राइसेस बिल्कुल ही क्रैश कर जाते हैं। आपको याद होगा उसको 25 के $26 पे बैरल आ गया था एक आम तरीके पे भी। वो एक WTI के कॉन्ट्रैक्ट तो एक पर्टिकुलर डेट पे नेगेटिव में ट्रेड हुए ही थे, जिसका मतलब इफेक्टिवली ये था कि लोगों ने तेल के पीपे मतलब ज़मीन पे बहा दिए, ज़ाया कर दी। जिस तरह वो आलू की फसल होती है, ज़्यादा हो जाती है तो उसको फिर वो क्रश कर देते हैं। जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं थी। फिर जब ये ख़त्म हुआ है तो अब चीज़ें वापस आनी शुरू हुई हैं। तो अब आपको ये नज़र आना शुरू हुआ है कि वो जो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट थी और जो कम प्रोडक्शन थी वो पिंच करना शुरू कर दिया आपने। उसके साथ दूसरा एक और इशू जो कोरोना के साथ ही हुआ था वो ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स टोटली चोक कर गई थी। मतलब कंटेनर हैं तो वो पोर्ट पे ही पड़े हैं, एक पोर्ट पे ही पड़े हैं, जहाज़ हैं तो वो किसी दूसरी पोर्ट पे खड़े हैं, सब कुछ बंद हो गया। अब जब उसको खोलना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है इट टेक्स टाइम। उसका नतीजा ये निकला कि आपकी सप्लाई इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन इस वक्त आनी शुरू हो गई है। मतलब तेल के अंदर भी, गैस के अंदर भी, दूसरी चीज़ों के अंदर भी। और ये सप्लाई इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन जो है ये बेसिकली एक थ्रेट बन गई है अब सारी की सारी इकॉनमीज़ के लिए। और किस इकॉनमी में कितनी कैपेसिटी है इसको डील करने की, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसके पास एक्चुअल रियल वेल्थ कितनी है।
और यहाँ पर आकर वो फार ईस्टर्न इकोनॉमीज़ जो हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। यूरोपियन और अमेरिकन इकोनॉमीज़ रिलेटिवली बहुत ज़्यादा टाइट स्लॉट में है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ जो होगी वो ये होगी कि कुछ डाटा वगैरह मतलब पिछले हफ्ते 10 दिन में मेरी नज़र से गुजरा है। अगला 1 से 2 साल गल्फ़ इकोनॉमीज़ के लिए बहुत अच्छे होंगे और इंडियन इकोनॉमी के लिए एक्चुअली बहुत बुरे होंगे। मतलब इंडिया प्रॉब्ली मे हैव एन इकोनॉमिक क्राइसिस एज बैड एज आर्स और इवन वर्स। और उसके मतलब अगर आप बेसिकली इंडिया का लोकल डाटा देखना शुरू करें, मतलब स्टॉक मार्केट और जो कंज्यूमर डाटा एट्सेट्रा वो कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं है। लेकिन इधर इंडिया में अभी मोदी साहब की हुकूमत है तो इनको डार साहब का स्कूल ऑफ थॉट पसंद है। तो ये नंबर एक दफ़ा पहले भी फर्ज करते हुए पकड़े गए थे, अभी कुछ कर रहे हैं, बट उससे आप ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं कर सकते। सो प्राइमरली अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं, डॉलर स्क्वीज़ होता है, तो जिस तरह का ट्रेड डेफिसिट इंडिया रन करता है और जिस तरह का करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया रन करता है, उस पर अगर वो FDI और FPI वाली कैपिटल सपोर्ट निकलती है तो इंडिया के साथ बेसिकली फॉरेक्स रिलेटेड काफ़ी साइजेबल और सीरियस मसला हो सकता है। मतलब उसके रिजर्व हैं बफर करने के लिए, लेकिन मतलब उसके गैप भी बेसिकली उसी के कॉरस्पॉन्डिंग है। सो अगले 1.5 से 2 साल जो हैं वो उसमें किसी टाइम पे आप 1 से 2 साल में अगर ये टाइटनिंग कंटिन्यू रहती है, जो मोस्ट लाइकली रहेगी, मतलब अगेन उसको थोड़ा सा ईज़ करने की कोशिश करेंगे। जब ईज़ करने की कोशिश करेंगे एकदम फिर इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से चढ़ना शुरू करेगी, फिर दोबारा सो इवेंचुअली 2-3 बारियों के बाद दे विल रियलाइज़ के अभी हमें बेसिकली इंटरेस्ट रेट चढ़ाते जाने हैं। और जब वो होता है तो मतलब जो चीज़ें पाकिस्तान ने या श्रीलंका ने इस टाइम पे फेस की हैं, वो इंडिया एक बड़ा मतलब उसका पोटेंशियल कैंडिडेट है जो उसको उस टाइम पर फेस करेगा। और फिर देखना पड़ेगा कि वो उसको मतलब एसेट सेल के साथ डील करने की कोशिश करता है या किसी और तरीके के साथ डील कर कोशिश करता है। बट हालात दुनिया के लिए कोई इतने अच्छे नहीं है इस वक्त। अच्छा, 2 सवाल आखिरी, आप इनको पास भी कर सकते हैं क्योंकि वही बात ये है, एक में तो ख़ास तौर पे वो सियासी सवाल है जिसमें टेवा ही लगाया जा सकता है। एक तो ये कि मंशा साहब को इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से निकाल दिया, वो रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। सर मैं जवाब तब तक दे सकता हूँ क्योंकि बिजली आ रही है तो मैं दे दूंगा जवाब। अगर बिजली ना आ रही होती तो मैं यहीं पे रोक देता। अच्छा, एक तो बेसिकली बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है, अब उसमें दोबारा प्रोफेसर डाल दिए गए हैं ज़्यादा सारे। उस पर एक लिहाज से अच्छी चीज़ भी है, एक लिहाज से बुरी चीज़ भी है। एक तो हमारे दोस्त भी गए हैं अंदर, तो वो एक अच्छी चीज़ है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि मतलब इन ऑल फेयरनेस हमने पहले भी बात की थी कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह के नाम अंदर डाले थे, वो प्राइमरली जो विजन मिफ्ता इस्माइल साहब का था उससे 180 डिग्री अपोजिट थे। मतलब मिफ्ता साहब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं, ये सारे के सारे लोग बेसिकली दे आर वेल इंट्रेंच्ड इनटू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो वो कॉन्फ्लिक्ट आने थे। आई थिंक प्रॉब्ली अल्टीमेटली सरकार ने रियलाइज़ किया कि हमें इसको मतलब सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, मतलब ये वाली चीज़ ठीक कर लेनी चाहिए। दूसरा फ्रैंकली आपस की बात है, मतलब मंशा साहब वगैरह के लिए भी आई डोंट थिंक दे वुड लाइक टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ लाइमलाइट ऑन देम, मतलब दैट सॉर्ट ऑफ स्पॉटलाइट ऑन देम। वो भी मतलब थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो ये था। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल और वही टेवा अगर आप लगाना चाहते हैं कि क्या डार साहब वापस आ रहे हैं और क्या वो आके इधर कुछ खुद संभालने की कोशिश करेंगे और उनको करने दिया जाएगा? अच्छा, जहाँ तक तो है ना डार साहब की बात, उस पर टेवा नहीं लगाऊंगा मैं। उस पर मैं ना मतलब थोड़ा कन्विक्शन के साथ बात कर रहा हूँ। हम काफ़ी कन्विक्शन के साथ बात कर सकते हैं। सो डार साहब आ भी जाएं तो संभाल तो वो कुछ नहीं रहे। शुक्र, ठीक है, वो संभाल इसलिए कुछ नहीं रहे कि मतलब डार साहब से नो बॉल हो गई भी है। और वो नो बॉल भी वो हो गई भी होता नहीं, वो जब बॉलर पिच पे चलना शुरू कर देता है तो फिर उसको अंपायर कहता है कि भाई तुम इस मैच में बॉल नहीं कर सकोगे। तो डार साहब का नाम भी उस लिस्ट में है जो पिच पे चल चुके हैं और अब उनको कहा गया हुआ है कि आप जो मर्जी हो जाए आप नहीं करें। मतलब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बड़ी सीधी सी, अगर आज डार साहब के आने की कोई हवा भी लगती है तो IMF ने के एग्जेक्टिव बोर्ड ने वोट में उड़ा देना है पैकेज। वाह, आंखें बंद करके मैं कह सकता हूँ ये बात। जो हम दोस्त मुल्क जिन पे 5-7 पे रिलाय कर रहे हैं कि वो पैसे जैसे देंगे हमें, उन्होंने फ़ौरन हमें
ये कर देना है। तो मतलब हो सकता है किसी की ख्वाहिश हो अंदर को, मतलब डार साहब किसी को पसंद न हो। डार साहब के बारे में मतलब, क्योंकि मतलब डार साहब का एक और भी खासियत है, वो मतलब लोगों पे बहुत मेहरबान होते हैं। तो जिन लोगों पे मेहरबान होते हैं वो फिर डार साहब के लिए इस तरह की खबरें चलाते रहते हैं। मतलब अब तो इवेंचुअली जियो और जंग ने भी सुना है कि खबर चला दी थी, तो जियो और जंग पे जब कोई इस तरह की खबर चले तो फिर उसको पिंच ऑफ सॉल्ट से ही लेना चाहिए आपको। तो जहाँ तक उनके आने की बात है, उस पे मतलब अगेन गैसवर्क ही किया जा सकता है। जम आए, हाँ, लेकिन गैसवर्क ही किया जा सकता है। लेकिन मसला ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह हमने, आपको याद होगा जब ये हुकूमत आई थी तो तब हमने एक बात की थी, वही दोबारा रेपिटेटिव बातें हैं। इस हुकूमत को ना इमरान खान से कोई ख़तरा नहीं है। इस हुकूमत को ना बेसिकली मुस्लिम लीग नवाज लंदन से ख़तरा है। अगर बेसिकली वो इस तरह, वो 4-6 हफ्ते लगे थे, आपको याद होगा पहले 4-6 हफ्ते बड़े मुश्किल थे इस हुकूमत के लिए, सांस ही नहीं आ रही थी। डॉलर छाले मार के कभी 10 पे, कभी 12 पे, कभी 15 पे। फिर उसके बाद एक दिन शहबाज शरीफ साहब में खैर या रात को सोए नहीं या सुबह सुबह उठे तो उनको एहसास हुआ कि फंसना तो मैं ही है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं हूँ मैं करांगा अपनी मर्जी। जब उन्होंने अपनी मर्जी करनी शुरू की, फिर हमने देखा कि 2-3 हफ्ते में चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली टर्न अराउंड करना शुरू की हैं। डॉलर में खिला आज 203 पे आ गया है। IMF हो जाएगा, ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा। जो उन्होंने तेल शेल के गालियाँ खानी थी, कीमतें बढ़ा के, टैक्स वैक्स लगा के, वो सब कर चुके हैं। मेरा अपना ख्याल है कि अगर चीज़ें चलती रहती हैं, महीना 2 महीने मुश्किल है, उसके बाद इकनॉमिक एक्टिविटी दोबारा पेस पे रिज्यूम कर लेगी। मतलब पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा। और जब वो पेस पे रिज्यूम कर लेगी तो 4-6 महीने में लोगों को जब काम शाम मिलने शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद लोग ऐसा ऐसा भूलना शुरू कर देंगे कि आज मैं पेट्रोल 250 का डलवा रहा हूँ और कभी मैं 100 का डलवाता था। तो वो है। तो डार साहब का आना जो है बेसिकली वही यार, मतलब हज़ारों ख्वाहिशें। तो डार साहब का भी दिल तो करता होगा ना, मतलब वो ज़माने और थे, ये ज़माने और हैं। तो ये कोई है। लेकिन आने का बारे में मैं कुछ, मतलब फ्रैंकली अगर कुछ चांस नहीं है तो आते भी नज़र नहीं आते। लेकिन आ जाएं भी तो नहीं। थैंक यू सो मच। दुआ करें कि अगले हफ्ते तक दुनिया बदले ताकि हम दोबारा आए। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। पेट्रन ज़रूर बने और कमेंट्स भेजें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।